हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 29वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलते चलते लेखा सोच की दुनिया में विचरण करने लगी। क्या शंकर के साथ इस तरह अकेली घूमना ठीक है? शंकर ये ना सोच ले कि मैं उनके साथ घूमने के लिए अधीर हूँ। अभी अभी तो दिल पर चोट लगी है, वो घाव सूखा भी नहीं है। शंकर को अच्छे से जाने बिना मुझे आगे कदम बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि फिर किसी को मुझे अपमान करने का मौका मिले। शंकर को देखकर तो ऐसा लगता नहीं है, मगर किसी इंसान को केवल ऊपरी तौर पर देखकर कुछ कह नहीं सकते। दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले शंकर को अच्छे से जानना पड़ेगा। जीने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत तो पड़ती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शंकर अच्छे साबित होने वाले हैं। मैं तो यहाँ पर अपना मंजिल ढूंढने आई हूँ। मम्मा पापा को अगर सब कुछ पता चलेगा तो मुझे गलत तो नहीं समझेंगे। मुझे विश्वास है पापा मुझे गलत नहीं समझेंगे। मम्मा का कह नहीं सकती। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मैं तो केवल शंकर के साथ न्यूयॉर्क शहर को देखने आई हूँ। मैंने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया जो इतना सोच रही हूँ। अमेरिका में आई हूँ तो इतना ब्रॉड माइंडेड तो मुझे बनना ही पड़ेगा। शंकर को मैं जितना जान पाई हूँ, मुझे चोट करने वाली बात नहीं करेंगे। उनका दिल भी तो टूटा हुआ है। दो टूटे हुए दिल मिले हैं, देखते हैं समय क्या रंग लाता है। लेखा इतना मत सोच। इतना सोचकर जिंदगी जिया नहीं जा सकता। हिम्मत करके आगे कदम बढ़ा। पार्क के सामने आकर अचानक रुक गया शंकर। जैसे ही शंकर रुक गया तो लेखा के कदम भी वहीं ठहर गए। लेखा को कुछ समझ नहीं आया कि शंकर अचानक क्यों रुक गए। आश्चर्य होकर उसने पूछा, क्या हुआ शंकर, आप इस तरह अचानक क्यों रुक गए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पार्क थोड़ा सुनसान लग रहा है। असल में न्यूयॉर्क शहर में जून के महीने में भी रात को ठंड होती है, इसीलिए लोग जल्दी ही घर निकल जाते हैं। सुनसान पार्क में न बैठना ही ठीक है। वैसे भी ठंड लग रही होगी आपको, है ना? आपने स्वेटर कोट कुछ भी नहीं पहना। मुझे तो लग रहा था जून का महीना है, सुहाना मौसम है, पर अभी थोड़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि यहाँ का मौसम कैसा रहता है। आने से पहले आपको बताना चाहिए था, आपने बताया नहीं। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं था। शंकर ने मुस्कुराते हुए लेखा की ओर देखा। आपका ध्यान किधर रहता है? लेखा ने भी मुस्कुराकर शंकर की ओर देखा। अगर मैं सच कहूँगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्या सच कहेंगे? यही कि मेरा ध्यान किधर रहता है। हाँ, किधर रहता है आपका ध्यान, मैं भी जानना चाहती हूँ। अगर मैं कहूँ कि आपकी ओर ही था। शंकर ने लेखा की ओर देखा। उन आंखों में लेखा को न जाने क्या दिखा। उसने शर्मा कर पलकें झुका ली। पलकें झुकाने से काम नहीं चलेगा। मेरी बातों का जवाब दीजिए। मुझमें ऐसा क्या है जो आपका ध्यान मेरी ओर रहता है? पलकें झुकाकर ही लेखा ने कहा। कुछ तो है जो मुझे आपकी ओर खींचता है। कोई तो बात है आपकी आंखों में जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, मगर जुबान पर नहीं ला पा रहा हूँ। कुछ नहीं है मेरी आंखों में, कुछ भी तो नहीं है। आप यूं ही बोल रहे हैं। लेखा शंकर की मुंह से बात सुनना चाहती थी, इसीलिए अनजान बनने की कोशिश कर रही है। अरे आप तो ठंड से कांप रही है। चलो चलकर हम किसी स्टारबक्स में बैठ जाते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है स्टारबक्स। चलती हूँ, पर पहले मेरी बातों का जवाब दीजिए। क्या है मेरी आंखों में? अभी नहीं। कॉफ़ी हाउस में जाकर गरमा गर्म कॉफ़ी के साथ आपकी बातों का जवाब देने में ज़्यादा खुशी होगी मुझे। लेट्स गो स्टारबक्स। शंकर स्टारबक्स की ओर चल पड़ा। साथ साथ लेखा भी चल पड़ी। लेखा ठंड से कांप रही थी। ये देखकर शंकर ने खुद का जैकेट निकालकर लेखा को दिया और कहा, लीजिए जैकेट पहन लीजिए। शंकर के हाथ से जैकेट लेते हुए लेखा ने कहा, फिर आप क्या पहनेंगे? आपको भी तो ठंड लगेगी। मुझे न्यूयॉर्क के मौसम की आदत है। इतनी सी ठंड में मुझे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हम स्टारबक्स के अंदर होंगे और हाथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी। ठीक है, मुझे तो ठंड लग रही है, मैं जैकेट पहन लेती हूँ। जैकेट पहनते हुए लेखा जोर से हंस पड़ी। बाप रे, इतना बड़ा जैकेट, मैं तो इसे छुप जाऊंगी। शंकर ने एकटक फिर इस बिंदास हंसी को देखने लगा। अचानक लेखा की नज़र शंकर की नज़र से मिल गई तो उन आंखों में न जाने लेखा का पूरा शरीर शरीर सिहर उठा। इस तरह क्या देख रहे हैं आप मुझे? आपकी खूबसूरत हंसी जो मेरे दिल में उतर जाती है, उसी की खूबसूरती को देख रहा हूँ। आपकी हंसी देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाब की कोमल कली अभी अभी खिलकर मुस्कुरा रही है, जो झरने की जल की तरह निर्मल है। पर आपकी आंखों की गहराई में एक दर्द है जिसे मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक दर्द से गुजर चुका हूँ। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा? नहीं, अभी नहीं। स्टारबक्स में बैठकर बातें करते हैं।
दोनों लेखा और शंकर हाथ में कॉफी लेकर स्टारबक्स में आमने सामने बैठे हैं। धीरे धीरे कॉफी में चुस्की लेने लगे दोनों, मगर दोनों खामोश। पहले कौन शुरू करे, दोनों के इसी का इंतजार कर रहे हैं। लेखा के मन में उथल पुथल मचा हुआ है। इस बात को याद करके शंकर कहने जा रहा था, आपके साथ भी कोई हादसा? फिर अचानक रुक गया। लेखा के मन में जिज्ञासा जागने लगी, शंकर को मेरे जीवन के बारे में कुछ पता तो नहीं है? अनुषा ने कुछ बताया तो नहीं? अधीर होकर पहले लेखा ने खामोशी तोड़ी। आप क्या कहने जा रहे थे शंकर? शंकर ने अनजान बनकर पूछा। क्या कहने जा रहा था मुझे याद नहीं आ रहा है। लेखा समझ गई कि शंकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए याद दिलाते हुए कहा, वही कि आप एक दर्द से गुजर चुके हैं, मेरे साथ भी कुछ हादसा। कहकर आप रुक गए थे। क्या कहना चाहते हैं आप? कौन से हादसे से आप गुजर चुके हैं? हम दोनों साथ साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारने आए हैं, ये सब बातें अभी करना जरूरी है क्या? जब मन में प्रश्न है तो प्रश्न का जवाब तो मिलना ही चाहिए, वरना रात को नींद नहीं आएगी। इससे तो अच्छा कि प्रश्न का जवाब हमें मिल जाए, इसीलिए बात करना बहुत जरूरी है। अनुषा ने मेरे बारे में आपको कुछ बताया है क्या? शंकर का प्रश्न है। कुछ कुछ बताया है, मगर सारी बातें तो आपसे ही जान सकते हैं। आप अगर शेयर नहीं करना चाहते तो मैं प्रेशराइज नहीं करूँगी। मैं आपको खुलकर सब बताऊँगा, मगर आपको भी आपकी आँखों में छुपा हुआ जो राज है, जो दर्द है आपके बारे में, उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। तो मुझे अपनी जन्म कुंडली के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। आप अगर बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। जन्म कुंडली तो मैं कभी एंजेला की भी छानबीन नहीं की थी। उसे देखा, उससे प्यार हो गया, फिर शादी हो गई थी। मैं तो उसे सचमुच प्यार करता था, मगर उसके मन में क्या चल रहा था कभी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे 100% विश्वास था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मगर जाने दीजिए, पुरानी बातें याद करने से क्या फ़ायदा। शंकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? मैं सुनना चाहती हूँ। आप मुझे बताएंगे तो शायद आपके मन में जमी यादों की बर्फ पिघलकर मन को साफ कर दे। प्यार करती थी, फिर क्या हुआ? लेखा अधीर होकर शंकर की ओर एकटक देख रही थी। फिर क्या? अचानक एक दिन आकर कहा, मेरे एक अमेरिकन कलीग से मुझे प्यार हो गया, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। सुनकर मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। आश्चर्यचकित होकर बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा कलेजा निकलकर मेरे हाथों में आ जाएगा। मैं दहाड़े मारकर रोना चाहता था, मगर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली, ना आंखों से आंसू निकले। शंकर फिर चुप हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आपने डिवोर्स दे दिया था? लेखा ने फिर प्रश्न किया, यह सोचकर कि शंकर के मन में जमी दुख की बर्फ पिघलकर आंखों से बहने लगे, ताकि सारा दर्द खत्म हो जाए। एक दिन डिवोर्स पेपर ले आई और उस पर मैंने बिना कुछ कहे साइन कर दिया। उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। अपना सामान समेटकर सूटकेस में भर लिया और घर से निकल गई। एक बार पलटकर मेरी ओर देखा भी नहीं। इतनी देर बाद शंकर की आंखों से आंसू निकले और गालों पर लुढ़क आए। लेखा चाह रही थी शंकर और रोए, ताकि मन का गुबार निकल जाए। इसीलिए फिर प्रश्न किया, उसके बाद आपने क्या किया? जाने दो ना, इस बारे में और बातें नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। गालों पर लुढ़क आए आंसू पोंछते हुए शंकर ने कहा, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। कुछ दिन न घर से निकला और न किसी से बात की। मेरा एक फ्रेंड है, इब्राहिम मैथ्यू, जो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर आया, क्योंकि मैंने उसका फ़ोन कॉल भी रिसीव नहीं किया था। पहले भी मेरे घर कई बार आ चुका था, इसीलिए मेरा घर जानता था। उसने आकर देखा मैं बिना खाए 3 दिन तक घर में पड़ा था, बहुत कमज़ोर हो गया था। उसने रेस्टोरेंट में खाना मंगाया और मुझे समझाकर थोड़ा सा खाना खिलाया। बहुत देर तक लाइफ फिलोसफी को लेकर बात करता रहा, क्योंकि वो फिलोसफी का स्टूडेंट रहा है। उसके समझाने पर मैं धीरे धीरे इतना नॉर्मल हुआ कि ऑफिस जाने लगा, मगर किसी से बात नहीं करता था। खामोशी से अपना काम करता था। घर में आकर फिर किताबों में डूब जाता था। मुझे ऑफिस का काम अब अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई किया और मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य ढूंढ लिया था। स्टूडेंट को पढ़ाकर मुझे सर्टिफिकेशन मिलने लगा। जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आना चाहते थे, उनको मैं घर में बुलाने लगा। इस तरह मैं इतना बिजी हो गया कि दिन भर मेहनत करने के बाद रात को चैन की नींद आने लगी। मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि जाने पर लोग एंजेला के बारे में पूछते तो मेरा जख्म नासूर बन जाता। मैं इन सब बातों से खुद को और तकलीफ देना नहीं चाहता था, इसीलिए घर में ही सिमट गया।
सारी बातें कहकर शंकर ने एक लंबी सांस ली। उसके बाद क्या आप कभी मामा-मामी के पास आए ही नहीं? 1-2 बार आया था लेकिन पिछले 1 साल से नहीं आया। क्यों नहीं आए? क्या उन लोगों ने आपकी ज़ख्म को कुरेद दिया था? बातें तो निकलती ही थी। उन लोग चाहते थे मैं दोबारा शादी कर लूँ, परंतु प्यार पर से मेरा भरोसा उठ गया था। मैं जो ज़िंदगी जी रहा था मैं उसी में खुश था। सब कुछ भुलाकर खुद को नॉर्मल बनाने की कोशिश में लगा हुआ था कि अचानक आप और अनुषा आ गए। अनुषा को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे देखकर आप खुश नहीं हुए क्या? अगर खुश नहीं होता तो आज आपके साथ स्टारबक्स में बैठा होता क्या? वो भी इतनी रात को? हर बात बताना ज़रूरी है क्या? इतनी देर बाद शंकर ने मुस्कुराकर लेखा की आंखों में देखा तो लेखा भी एकटक शंकर की आंखों में देखने लगी। उन आंखों में कुछ तो था जो लेखा को खींच रहा था अपनी ओर। क्या हुआ? मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रही है क्या? सारा राज तो मैंने खोल दिया, अब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, यूं ही कुछ तो बात है जो आप बताना नहीं चाहती। आप ही ने तो कहा था अभी-अभी कुछ बातें कहने की नहीं होती, बिना कहे ही समझ जाना चाहिए। क्या ढूँढ रही थी? आपको समझ जाना चाहिए। आप नहीं समझे तो मैं नहीं बताऊँगी आपको। लेखा थोड़ा शर्मा गई। आप इतनी प्यारी हो और आपको शर्म भी बहुत प्यारी है। आप जब शर्माती हो और खूबसूरत और मासूम लगने लगते हो। मैं आपकी मीठी-मीठी बातों में आने वाला नहीं। आपको मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। बाप रे! अब कौन-सा प्रश्न रह गया? यही कि आपने शादी क्यों नहीं की दोबारा? आपके मामा-मामी कोई अच्छी लड़की ढूँढकर आपकी शादी करा देते तो शायद आप बहुत पहले ही नॉर्मल हो जाते, हँसी-खुशी की ज़िंदगी गुज़ारते। मेरा ऐसा मानना है। सब डेस्टिनी है, डेस्टिनी ही मुझे आपसे मिलाया। और क्या चाहिए? क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया। सब धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। सब समझ में आया अगर आप नासमझ बन रही है। अब आप अपने दिल से सवाल कर लेना तो सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने तो मेरे बारे में सारी बातें सुन ली मगर अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेखा की ओर देखकर शंकर ने कहा, आज आपकी बारी है। मेरा जन्म कुंडली किसी और दिन खोलूंगी आपके सामने, तब आप देख लेना जन्म कुंडली में क्या-क्या लिखा है। वैसे मेरे जन्म कुंडली जाने बिना आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे क्या? आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, मेरी स्टूडेंट नहीं। मैं आपके पास भी तो पढ़ने के लिए आने वाली हूँ, मुझे पढ़ाएंगे नहीं क्या? बिना जन्म कुंडली देखे ही आपका हार्टी वेलकम। आप हमारी रिश्तेदार बनने वाली है, मेरा मतलब अनुषा की ननद। फिर मैं कैसे आपको रिजेक्ट कर सकता हूँ? अगर इसका असर अनुषा पर हुआ तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। शंकर हंसने लगा। अच्छा, तो मैं रिश्तेदार बनने वाली हूँ इसीलिए आप मुझे पढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं। फिर तो आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं वे भी आपके रिश्तेदार हैं क्या? लेखा भी कहाँ कम पढ़ने वाली थी। मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकता लेखा। नहीं नहीं, आप तुम कह दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? आफ्टर ऑल मैं आपकी स्टूडेंट ही तो हूँ, आपसे छोटी हूँ, तो तुम कहने में क्या हर्ज है? तुम में जो अपनापन है वो आप में कहाँ है? आप कहने से दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, मैं तुम कह लूँगा, मगर आप भी तो मुझे आप कहती है। बाप रे! आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मैं आपसे तुम करके बात करूं? माय गॉड, मैं ये सोच भी नहीं सकती। लेखा की बात सुनकर शंकर मन ही मन सोचने लगा, एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब तुम मुझे तुम ही कहोगी लेखा, परंतु अभी तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहूँगा। पहले तुम्हें अच्छे से जान लूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, फिर मैं ये बात एक दिन तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत करूँगा। आप चुपचाप क्या सोच रहे हैं? रात बहुत हो गई है, घर नहीं जाना है क्या? लेखा की बात सुनकर शंकर जैसे नींद से जाग उठा। घड़ी की ओर देखकर कहा, बाप रे, 12:30 बज गया। सचमुच अब हमें चलना चाहिए। मुझे नींद भी आ रही होगी। सुबह से तुम बहुत जगह घूम चुके हो, बहुत थक गई होगी, समय का पता ही नहीं चला। मैंने तुम्हें पनिशमेंट दिया है ना? तुम मन ही मन सोच रही होगी कैसा इंसान हूँ मैं। तुम्हारी थकान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। नहीं नहीं शंकर, आपसे बात करते करते तो थकान के बारे में याद ही नहीं रहा। मेरी सारी थकावट मिट गई यहाँ बैठकर बातें करते करते। आज आपने अपनी ज़िंदगी का राज मुझे बताया, जिसके लिए आई एम ग्रेटफुल। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। मेरा मन हल्का हो गया आपसे खुलकर सारी बातें करने के बाद।
ग्रेटफुल तो मुझे होना चाहिए जो आप इतने अच्छे से मेरी बात सुन रही थी। शंकर की बात सुनकर लेखा ने मुस्कुराकर शंकर की ओर देखा तो शंकर भी मुस्कुरा दिया। दोनों स्टारबक्स से बाहर निकल पड़े। बाहर ठंड थी इसीलिए लेखा ने शंकर का कोट ऊपर से ओढ़ लिया। शंकर के कोट से भीनी-भीनी खुशबू आ रही थी जो उसकी सांसों में घुलकर सांसों को महका रही थी। लेखा ने धीरे से हाथ से कोट को छुआ और मन ही मन कहा, आपका ये परफ्यूम मुझे बहुत पसंद आया शंकर। शंकर और लेखा एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगे। दोनों में दोस्ती हुई मगर एक सीमा तक। लेखा को अपनी माँ के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को मिला, इसीलिए वो सीमा रेखा कभी नहीं लांघना चाहती। शंकर भी लेखा का बहुत सम्मान करता है, इसीलिए हमेशा एक दूरी बनाकर रखता है। शंकर के पास पढ़ने जाना और कभी भी कोई जरूरत हो तो हेल्प मिलना लेखा के लिए सोने पर सुहागा जैसा हो गया। एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने, ऊपर से शंकर जैसे प्रोफेसर के साथ एक दोस्ती का रिश्ता होना लेखा के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। लेखा को बचपन से लेकर अब तक मिले अपमान के घाव धीरे धीरे भरने लगे। शंकर के अच्छे व्यवहार और दोस्ती ने लेखा के घाव पर मरहम का काम किया। इसी को कहते हैं डेस्टिनी। हिंदुस्तान में बने घाव अमेरिका में आकर भर रहे हैं, इसे डेस्टिनी नहीं तो और क्या कहेंगे। व्यस्तता में एक साल कैसे बीत गया लेखा को समझ नहीं आया। उसका एमबीए एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद उसने निर्णय लिया प्रोफेसर शंकर के अंडर पीएचडी करना है। लेखा का एकेडमिक परफॉर्मेंस देखकर शंकर भी खुश हुआ और उसने अपना पीएचडी स्टूडेंट रखने का मन बना लिया। शंकर जैसे प्रोफेसर की रजामंदी पाकर लेखा फूली नहीं समा रही है। उसका एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। अभी एज ए पीएचडी स्टूडेंट लेखा का एडमिशन तो नहीं हुआ मगर प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए कभी कभी शंकर के पास डाउट क्लियर करने के लिए चली जाती है। विभिन्न देशों के स्टूडेंट के साथ बैठकर एक ही लैब में काम करना और उनके संस्कार संस्कृति के बारे में जानना सोचकर ही लेखा इन दिनों खुद को गर्वित महसूस कर रही है, क्योंकि इसे जीवन में यह मौका मिला है। जीवन को नए नजरिए से देखना कितना सुखद अनुभूति है, ये आजकल लेखा महसूस करने लगी है। यहाँ पर कोई किसी की जन्म कुंडली नहीं पूछता, किसी को इन बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं। सभी अपने आप में मस्त है। अपने क्लासमेट से दोस्ती करना, उन लोगों से बातें करना, फिर कभी कभी सब मिलकर कॉफी शॉप में जाना जिंदगी में एक अलग रंग घोल देता है। वीकेंड में सब मिलकर कहीं घूमने निकल जाना, कभी बोस्टन शहर तो कभी न्यूयॉर्क शहर तो कभी किसी बीच की मस्ती। सही मायने में अब जीवन का आनंद आने लगा है लेखा को। इस जीवन में न किसी नाते रिश्तेदार की चुभने वाली बातें, न ही किसी आस पड़ोस की घूरती हुई नजरें। आजकल लेखा के मन में खुशी और दिमाग शांत। कभी कभी शंकर से पढ़ने जाना बहुत नॉलेजेबल होता है। जितनी देर लेखा शंकर के करीब रहती है उतनी ही देर मन में एक जादू सा छाया रहता है। जीवन में कुछ कर गुजरने का एक जोश जुनून रहता है। पढ़ाई के बीच में अगर कभी शंकर से आंखें मिल जाती तो नो आंखों की गहराई में लेखा खो सी जाती है। आंखों में एक निशब्द भाषा है जिसे वो समझती है मगर अनजान बनती हुई अपनी पलकें झुका लेती है। ऐसा ही शंकर भी करता है। दोनों के मन में कुछ तो है मगर दोनों ही खामोश। आज शुक्रवार है। लेखा को आज 5 बजे शंकर के पास पढ़ने जाना है। दोपहर को थोड़ी देर के लिए लेखा की आंख लग गई थी। वो हड़बड़ाकर उठी और घड़ी की ओर देखा, 4:30 बजा रही है। जल्दी से फ्रेश होकर तैयार होकर वो निकल पड़ी शंकर के घर की ओर। आकर देखा शंकर अकेला है, कोई किताब लेकर बैठा है, कोई भी स्टूडेंट अभी नहीं आया है। लेखा आज आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई मगर शंकर को पता ही नहीं चला। अपनी पढ़ाई में ही मस्त मगन था। लेखा ने धीरे से कहा, मैं आई कम इन। कानों में आवाज पड़ते ही शंकर ने नजरें उठाई और कहा, ओ तुम आ गई, कम इन सिट डाउन। बैठते हुए लेखा ने पूछा, बाकी स्टूडेंट कहाँ है? आज वीकेंड है, सब लोग घूमने के लिए निकल गए, तुम नहीं गई क्या? नहीं, इस वीकेंड में मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, देखते हैं कल अगर कोई प्लान बन जाता है तो। ओके, आज क्या पढ़ने का मूड है? आपका पढ़ाने का मूड है क्या? लेखा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्वेश्चन पर क्वेश्चन, वेरी गुड, इसका मतलब तुम आज पढ़ना नहीं चाहती हो, है ना? शंकर ने मुस्कुराकर लेखा की ओर देखकर कहा। दोनों की आंखें मिल गई और कुछ देर तक एक दूसरे को देखते ही रहे। दोनों निशब्द मगर आंखें कुछ कह रही थी। आंखों ही आंखों में मन की बातें बयां हो रही थी। दोनों को समय का पता ही नहीं चला। अचानक एक हवा का झोंका आकर घर में घुसा और लेखा की खुली जुल्फें उठकर चेहरे पर आ गिरी।
जुल्फों के बीच से बोलती हुई लेखा की दो खूबसूरत आंखें कुछ बोल रही थी, जिसे शंकर की आंखों ने समझा। शब्द जुबान पर चढ़ गए। जुल्फों को मत हटाना लेखा, इस रूप में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हवा कितनी नशीब वाली है जो तुम्हें छूकर निकल गई। शंकर की बात सुनकर लेखा ने शर्म से अपनी पलकें नीचे कर ली और धीरे से कहा, हवा नशीब वाली है, आप नहीं है क्या? मैं भी तो आपके करीब ही बैठी हूँ। अफकोर्स मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे तुम मिली, नहीं तो जिंदगी तो बेजार सी हो गई थी। जीने में मजा ही नहीं आ रहा था। लेकिन आजकल ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। फिर से एक बार जिंदगी जीने की आस जगी है। तो रोका किसने है? आपकी जिंदगी आप जैसा चाहे जी सकते हैं। अरे बात में पढ़ाई की बात तो भूल ही गई। आज आप पढ़ाएंगे नहीं प्रोफेसर साहब? तुम बताओ, तुम्हें पढ़ने का मूड है कि नहीं? फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन पर क्वेश्चन होगा कि पढ़ाने का मूड है कि नहीं। लेखा खिलखिलाकर हंस पड़ी तो शंकर उसकी हंसी को फिर बिना पलक झपकाए देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं? लेखा ने शर्माकर पूछा। एक गुलाब की कली खिलकर हंसी बिखेर रही है, वही देख रहा हूँ। आप तो शायर भी है, केवल इकोनॉमिक में एचडी नहीं किया। तो क्या इकोनॉमिक पढ़ने वाले कभी किसी से प्यार नहीं करते और शेरो शायरी नहीं करते? हाँ, किया तो था, अपने में भूल ही गई थी। लेखा की बातें सुनकर शंकर के चेहरे पर एक उदासी की कालिमा बिखर गई। थोड़ी देर के लिए फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा, जो चैप्टर खत्म हो गया उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत क्या है? बंद किताब को बंद ही रहने दो। तुम बताओ, कहाँ घूमना जाना चाहती हो? आपके पास समय है क्या? नहीं होगा तो भी तुम्हारे लिए निकाल लूंगा। तुम बोलो तो सही, कहाँ जाना है? नहीं, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आप बहुत बिजी पर्सन हैं। अनुषा और तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क शहर नहीं गया था क्या? यस यस, आई फॉरगेट, सॉरी। बहुत जल्दी भूलती हो तुम बातें। ऐसा लगता है इंडिया जाकर मुझे भूल जाओगी, पर मैं तो तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। आपको कैसे मालूम मैं भूल जाऊंगी? इसका मतलब आपने मुझे पहचाना ही नहीं। लेखा ने थोड़ा सा नाराज होने का नाटक किया। अरे नाराज क्यों होती हो? मैंने यूं ही कहा, मुझे मालूम है तुम मुझे भूलोगी नहीं। इतना विश्वास है मुझ पर। पहली बार विश्वास करके बहुत बड़ा धोखा खाया। दोबारा तुम पर विश्वास करने का मन हो रहा है, इसीलिए विश्वास कर रहा हूँ। बाकी सब कुछ समय के हाथ में है। तुमने बताया नहीं कहाँ घूमने जाना है। अमेरिका के बारे में मुझे कितना मालूम है। आपको सब कुछ मालूम है। आप जहाँ ले चलेंगे वहीं चली जाऊंगी। मुझ पर भरोसा है ना? क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम अकेली मेरे साथ घूमने जाना चाहती हो, बिना जाने कि मैं कैसा इंसान हूँ। न्यूयॉर्क में भी तो आपके साथ उस रात गई थी स्टारबक्स में। वो तो थोड़ी देर की बात थी। अगर अभी तो 2 दिन के लिए जाना चाहते हैं। क्या? 2 दिन के लिए? कहाँ जाना है? देखा, 2 दिन की बात सुनकर तुम डर गई। भरोसा नहीं है ना मुझ पर? डरी नहीं हूँ, इतनी डरपोक नहीं हूँ। मुझे भरोसा है आप पर। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 2 दिन के लिए आप जाना चाहते हैं। इसका मतलब न्यूयॉर्क से बाहर जाना चाहते हैं, है ना? हाँ, न्यूयॉर्क का कैपिटल है एल्बनी। वहाँ पर एक लेक है, लेक जॉर्ज, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत लेक है। वहाँ पर क्रूज पर लेक घूम सकते हैं, पैरासेलिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही एडवेंचर्स है सब कुछ। रहने के लिए लेक के किनारे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स और रिसोर्ट्स बने हुए हैं, इसीलिए रहने के लिए कोई परेशानी नहीं है। बोलो, वहाँ चलना है क्या? मैं एंजिला के साथ। रहने दो, पुरानी बातें बार बार जुबान पर आ जाती है। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी भुलाने वाली बात तो है नहीं। कैसे भूलेंगे? मन की बात कह देने से मन भी हल्का हो जाता है। आजकल मेरा मन हल्का रहता है। तुम बोलो, जाने के लिए तैयार हो क्या? अभी तक कुछ नहीं कहा। एक कहावत है, नेकी और पूछ पूछ, सुना है आपने? नहीं सुना। उसका मतलब क्या है? मतलब है, अंधे को क्या चाहिए एक लाठी। लेखा फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहावत पर कहावत, इसका अर्थ मुझे मालूम है। इसका मतलब तुम तैयार हो जाने के लिए? फिर तैयारी शुरू कर दो। कल सुबह निकलेंगे हम 8 बजे। कैसे जाएंगे? यहाँ के लोग जैसे जाते हैं, ड्राइव करके। कितने घंटे की ड्राइव है? यहाँ से 4-5 घंटे की ड्राइव है। बाप रे, फिर तो बहुत दूर है यहाँ से। अमेरिकन्स के लिए बहुत पास है, क्योंकि यहाँ इतना ड्राइव करना मामूली बात है। चिंता मत करो, यहाँ हाईवे इतना खूबसूरत है कि देखते देखते ही समय निकल जाता है। और फिर हम दोनों है ना, बात करते करते समय निकल जाएगा, समय का पता ही नहीं चलेगा। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछूं कि नहीं? समझ नहीं आ रहा। अरे इतना हेजिटेशन क्यों? जो भी पूछना है बिंदास पूछो। तुम ही तो कहती हो मन की बातें बिंदास कहना चाहिए। एंजिला के बाद आप किसी भी लड़की के साथ कभी कहीं घूमने गए हैं, है ना? नहीं गए, है ना?
नहीं, उसके जाने के बाद जिंदगी तो अभी जीने लगा हूँ तुम्हें देखकर। मुझे देखकर मतलब? तुम्हें देखकर मतलब तुम जितनी बिंदास बेधड़क जिंदगी को जीती हो और हंसती हो, वैसा मैं हंस पाता वैसा मैं नहीं हंस पाता। आजकल कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें देखकर। शंकर जोर से हंस पड़ा। आज पहली बार शंकर की इतनी जोर की हंसी देखकर लेखा भी आश्चर्य से उसे एकटक देखने लगी और सोचने लगी। एक समय था शंकर, मैं भी एक अंधेरे पथ पर भटक रही थी। कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। फिर अचानक सोचा, इस तरह जिंदगी को खत्म क्यों करूं? ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है, किसी के लिए मैं जिंदगी क्यों मिटा दूं? केवल किसी का प्यार पाने के लिए जिंदगी को अंधेरी खाई में क्यों धकेल दूं? केवल प्यार के सहारे तो कोई जिंदगी नहीं जी सकता। सुखद जिंदगी जीने के लिए आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव होना चाहिए। मैं जिंदगी को अपने ढंग से जीऊंगी। मेरी जिंदगी किसी की मोहताज नहीं बनेगी। कोशिश करते करते मैं आज बेखौफ बेधड़क हंसने लगी। हंसते हंसते मैंने महसूस किया कि मन में कुछ गुबार तो बचता ही नहीं। अगर आप बेधड़क हंस सको तो एक गाना है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं भी ऐसे ही हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए आगे बढ़ गई। आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं शंकर, मगर मौका आया तो कभी अवश्य बताऊंगी। क्या सोच रही हो लेखा? अभी भी डिलेमा में हो क्या? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहोगी तो डरने की भी जरूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अच्छा, तो फिर कल के लिए तैयारी शुरू कर दूं? लेखा ने खुश होकर पूछा। हाँ बिल्कुल, तैयारी शुरू कर दो। मैं किसी होटल या रिसोर्ट में 2 रूम बुक कर लेता हूँ एक नाइट के लिए। संडे इवनिंग को हम वहाँ से निकलेंगे तो रात को 10 या 11 बजे तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे। मुस्कुराते हुए शंकर ने कहा। फिर अभी क्या करना है आपको? कुछ नहीं, लेट्स गो फॉर डिनर। डिनर और इतनी जल्दी? अरे अभी जाकर स्टारबक्स में बैठ जाएंगे, थोड़ी देर कॉफ़ी पीते पीते बातें कर लेंगे। फिर आफ्टर 7 o'clock हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। तुम्हारे पास कोई काम तो नहीं है? काम और मेरे पास, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। काम ही क्या होता है स्टूडेंट का? ठीक है फिर चलो। बेरोजगार शंकर फिर जोर से हंस पड़ा। टांग खींच रहे हैं? करने दीजिए पीएचडी, फिर मैं भी रोजगार वाली बन जाऊंगी। उड़ा लीजिए हंसी। मैं तो तुम्हारी तरह बेखौफ बिंदास हंसने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी को बिल्कुल लाइटली लेने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ तक सफल हो पाता हूँ। जहाँ तक मेरा विश्वास है, तुम्हारी संगत में मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तुम्हें मेरे अंडर पीएचडी करने का बहुत मन है ना? है ना? बहुत। मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी रजामंदी दे दी। मुझे तो जैसे स्वर्ग ही मिल गया। अब ज़्यादातर समय आपकी संगत में रहने का मौका मिलेगा। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे एज ए पीएचडी स्टूडेंट पाकर आप खुश हैं ना शंकर? लेखा की बात सुनकर शंकर थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, इसका मतलब लेखा के मन में भी मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मेरे करीब रहना पसंद करती है। तभी शायद पीएचडी करने का सोचा है इसने। लेखा, तुम्हारी जैसी स्टूडेंट मिले तो मैं क्यों नहीं रखूंगा अपने पास। ये तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आई हो। तुम्हें मैं यूं ही वापस नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया? आप सोच रहे होंगे मेरी जैसी बुद्धू स्टूडेंट से आप परेशान हो जाएंगे, है ना? आप जैसी बुद्धू और प्यारी स्टूडेंट मुझे अभी तक नहीं मिली। आपको मैं खोना नहीं चाहता। अवश्य रखूंगा अपने पास। शंकर ने एक बात से 2 बातें कहने का प्रयास किया। शंकर का प्रयास लेखा समझी मगर ना समझ बनकर बोली, फिर तो इस बुद्धू को आपको ही संभालना पड़ेगा। तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ संभालने के लिए। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? पूरा भरोसा है। सौंप दिया जिंदगी आपके हवाले। मुझे पीएचडी बनाना बनाना अब आपका काम है। लेखा ने भी एक बातें से 2 बातें कहने की कोशिश की। लेखा की बातों का अर्थ समझकर शंकर हा हा करके हंस पड़ा और कहा, एग्रीड एग्रीड। अब तो खुश होना। फिर चलो चलते हैं। हम और लेट करेंगे तो कॉफी का मजा नहीं ले पाएंगे। सीधा रेस्टोरेंट जाकर डिनर करना पड़ेगा। लेट्स गो। लेखा ने मुस्कुराकर शंकर की आंखों में देखा। शंकर और लेखा घर से निकलकर कॉफी हाउस की ओर चल पड़े। आज 2 ऐसी जिंदगी को जीवन दर्द भरे रास्ते पर चलते चलते थक से गए हैं। एक नई उम्मीद लेकर अपने जीवन के नए निशान ढूंढने खुशी खुशी उस रास्ते पर चल पड़ी, जिस रास्ते पर चलकर उन्हें थोड़ी सी खुशियां बटोरने को मिले और जिंदगी को नए तरीके से समझने का मौका मिले। इधर लॉस एंजल्स में सूर्यांश जिस बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, वहां पर मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन प्रकाश
हीरानंदानी की बेटी निमिषा हीरानंदानी ने भी एडमिशन लिया। एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्लास में होने के कारण दोनों में धीरे धीरे जान पहचान हो गई। जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदली। निमिषा के मन में तो सूर्यांश के लिए प्यार की भावना पलने लगी, मगर सूर्यांश अभी भी लेखा से जो दर्द मिला था उसे भुला नहीं पाया। इसीलिए उसने दोस्ती से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। लगातार निमिषा की कोशिश के बाद धीरे धीरे सूर्यांश थोड़ा खुलने लगा और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने के लिए सोचने लगा। इंसान आखिर कब तक उदासी के अंधेरे में खोकर अपना जीवन जी सकता है। कभी न कभी तो उसे एक उम्मीद की उजली किरण की आवश्यकता होती है। सूर्यांश को भी एक किरण की आवश्यकता हुई और वो किरण निमिषा में नजर आई तो उसने निमिषा का हाथ थाम लिया। बीती ताही बिसार दे वाली कहावत को चरितार्थ करने के लिए अतीत को भुलाने की कोशिश करने लगा। दोनों के मन की भावना को अभी तक शब्द नहीं मिले, मगर दोनों में ये बात हुई कि दोनों ही एमबीए के बाद अपने देश लौट कर जाएंगे। सूर्यांश ने अपने पापा से लौटने का वादा किया था और निमिषा के पापा तो इसी शर्त पर उसे एमबीए करने के लिए भेजा था कि वो एमबीए के बाद लौटकर इंडिया आएगी। दोनों को ही अपना वादा निभाने के लिए अपने देश लौटना है, इसीलिए दोनों खुश है। दोनों को इंतजार है कि फाइनल सेमेस्टर खत्म हो जाए और सब कुछ समेट कर फिर अपने देश लौट जाएं। निमिषा के मन में सूर्यांश को जीवन साथी बनाने का ख्वाब पलने लगा, मगर सूर्यांश के मन में क्या है ये अभी तक उसे पता नहीं चला। सूर्यांश ने कभी भी दोस्ती की सीमा नहीं तोड़ी। दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं, घूमते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मगर हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके। जाने से पहले निमिषा सूर्यांश के मन की बात जानना चाहती है, उससे वादा लेकर देश लौटना चाहती है। इसीलिए एक दिन मौका देखकर निमिषा ने बात छेड़ी, सूर्यांश, इंडिया लौटकर तुम क्या करना चाहते हो? पापा से वादा किया था उनके बिजनेस को संभालूंगा, इसीलिए बिजनेस को संभालना और क्या करना है। निमिषा के मन की बात सूर्यांश समझ नहीं पाया, इसीलिए बिना समझे ही बोल पड़ा, अरे बुद्धू, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। फिर कौन सी बात कर रही हो तुम? यही कि तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी किसी और से कर देंगे, है ना? उन लोगों ने लड़की देख रखी होगी या तुमने पसंद की हो कोई लड़की। झिझकते हुए निमिषा ने अपनी बात की। निमिषा की बात सुनकर सूर्यांश जोर से हंस पड़ा, तुमने हंसा दिया, एकदम से शादी की बात पर आ गई। अभी जाकर मुझे बिजनेस संभालना है, फिर खुद को थोड़ा सेटल करना है, फिर सोचूंगा शादी के लिए। इतनी भी जल्दी क्या है? लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है शादी की। तुमने इंडिया में कोई लड़का पसंद किया है क्या, या तुम्हारे मम्मी पापा ने पसंद कर रखा है? कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होगा मेरे हिसाब से। हाँ, एक लड़का मैंने पसंद कर रखा है इंडिया में, बिजनेसमैन का लड़का ही है। तुम मिलना चाहोगे क्या उससे? मुस्कुराते हुए निमिषा सूर्यांश के चेहरे का हाव भाव पढ़ने लगी। निमिषा की बात सुनकर सूर्यांश का चेहरा एकदम से बदल गया। फिर खुद को संभालते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, मिला देना। क्यों नहीं मिलूंगा? मिलने में क्या हर्ज है? तुम्हारी पसंद है, जरूर अच्छी ही होगी। हाँ, मेरी पसंद भला बुरी कैसी हो सकती है? लड़का अच्छा है, मगर थोड़ा सा कम बोलता है, मन की बातें मन में ही रख लेता है। उसकी यही आदत मुझे पसंद नहीं है। जब उसे मैं पसंद हूँ तो फिर उसे खुलकर बात करनी चाहिए। उसने अगर मन की बातें नहीं की तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हें पसंद करता है? कॉलेज में दोनों एक साथ पढ़ते थे, घूमते थे, बातें करते थे। उसकी आंखें बता रही थी कि मैं उसे बहुत पसंद हूँ। मुझसे बहुत अच्छी दोस्ती भी है, मगर खुलकर कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद हो, आई लव यू जैसा लोग बोलते हैं। निमिषा की बात सुनकर सूर्यांश को लगने लगा कि इशारा उसकी ओर तो नहीं है। वो मन ही मन सोचने लगा, इसका मतलब निमिषा मुझे केवल दोस्त नहीं समझती, उसके मन में मेरे लिए प्यार की भावना है। क्या सोच रहे हो सूर्यांश? मैंने कुछ कहा है? मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तुमने। आई लव यू कहने से ही प्यार होता है, अदरवाइज नहीं होता क्या? आई लव यू कहना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ज़रूरी है या फिर मन की भावना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? किसी के मन में भावना है, जब तक इजहार नहीं करेगा तो कैसे समझ में आएगा? मैं कोई सर्वज्ञाता ईश्वर तो नहीं हूँ जो मन की बातें समझ जाऊंगी, और समझ जाऊंगी तो भी मैं क्यों बताऊं? जिसके मन में भावना है उसे खुद इजहार भी करना चाहिए। हर लड़की यही चाहती है और मैं कोई अलग नहीं हूँ। निमिषा ने थोड़ी नाराजगी दिखाई। नाराज क्यों होती हो निमिषा? उस लड़के से मुझे मिला देना, मैं उसे समझा दूंगा, और ये संभव तब होगा जब हम इंडिया लौटेंगे। इंडिया में लौटकर मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा एक बार। अगर नहीं आया तो तुम उस लड़के से मैं मिलूंगा कैसे? मुंबई का ही है लड़का, है ना? मंद मंद मुस्कुराते हुए सूर्यांश ने इनडायरेक्टली निमिषा को मन की बात बता दी। सूर्यांश की बात सुनकर निमिषा चौंक पड़ी। क्या तुम मेरे घर आओगे? क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकता? दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है? एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? तुम्हारे मम्मी पापा नाराज होंगे क्या?
क्या बात करते हो सूर्यांश, मेरे मम्मी पापा इतने कंजर्वेटिव नहीं है। ऐसे होते तो मुझे कभी अमेरिका पढ़ने के लिए नहीं भेजते। मुंबई में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा मतलब कॉलेज फ्रेंड्स। उन लोग हमेशा मेरे घर आते जाते रहते हैं, मेरे मम्मी पापा कभी कुछ नहीं कहते। फिर तो कोई बात नहीं, मैं आऊँगा और तुम मुझे अपने सपनों के राजकुमार से मिला देना। मैं उसे समझा दूँगा कि तुम्हें गुलाब का फूल देकर प्रपोज़ करे और कहे, विल यू मैरी मी? सूर्यांश ज़ोर-ज़ोर से हँस पड़ा। सूर्यांश की बात सुनकर निमिषा सोचने लगी, तुम ही हो मेरे सपनों के राजकुमार, फिर तुमसे मैं किसी को मिलाऊँगी कैसे? तुम बिल्कुल बुद्धू हो, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या तुमने अभी तक मेरी आँखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा? किसी लड़की की आँखों की भाषा नहीं समझते हो, तुम बहुत बुद्धू हो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, फिर तुम ज़ोर से हँस क्यों रहे थे? ज़रूर तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। क्या हुआ निमिषा, क्या सोच रही हो? क्या उस लड़के से मुझे बुलाओगे नहीं? वो लड़का यह सुनकर बुरा मान जाएगा क्या कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ? हो सकता है बुरा मान जाए। अगर उसे पता चल जाएगा कि हम दोनों यहाँ खूब घूमते हैं, बातें करते हैं, तो उसके मन में शक होने लगेगा कि कहीं मैं तुमसे प्यार तो नहीं करती। अगर वो शक करता है तो उसका शक सच करने के लिए कह देना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतना नहीं कह सकती क्या? सूर्यांश फिर मुस्कुराने लगा। वो बुरा मान गया और मुझे छोड़कर चला गया तो मैं अपनी ज़िंदगी भर अनमैरिड रह जाऊँगी, किसी और से कभी भी प्यार भी नहीं कर पाऊँगी, शादी भी नहीं कर पाऊँगी। फिर क्या किया जाए? वो लड़का भी ऐसा है कि तुम्हें आई लव यू नहीं कह रहा है और तुम उसी से प्यार करती हो, तो फिर बात कैसे बनेगी? एक काम करो तो शायद बात बन जाए। निमिषा अचानक बोल पड़ी, जल्दी से बताओ क्या बात है? तुम उस लड़के से कह दो आई लव यू, फिर तो बात क्लियर हो जाएगी, उसे भी समझ आ जाएगा तुम उसे चाहती हो और वो बारात लेकर तुम्हारे घर आ जाएगा। शादी में मुझे बुलाना मत भूलना, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें मैं नहीं बुलाऊंगी। अच्छा, अब तक तो मैं बहुत अच्छा था, मेरे साथ घूम रही थी, पढ़ रही थी, अब जाने का समय आया तो मैं बुरा हो गया। मुंबई वाले लड़के की याद बहुत आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आऊँगा मैं तुम्हारे घर। मैं तो सोच रहा था मम्मी पापा को लेकर आऊँगा, बात पक्की करके ही जाऊँगा, पर तुम तो मना कर रही हो तो नहीं आऊँगा। सूर्यांश फिर मुस्कुरा रहा था निमिषा को देखकर। सूर्यांश की बात सुनकर निमिषा उसके पास आई और उसकी पीठ पर जोर से मारते हुए बोली, बहुत बुरे हो तुम सूर्यांश। 1 साल हो गया मैं इसी बात के लिए इंतज़ार कर रही थी, मगर तुम मुझे सताए जा रहे थे। जानकर भी मेरे मन में क्या है तुमने कभी भी अपने मन की बात नहीं बताई। सचमुच तुम बहुत बुरे हो। मैं एक पल तुम्हारे मुँह से ये बात जानने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। कहते-कहते निमिषा की आँखें नम होने लगी तो सूर्यांश को देखकर बहुत बुरा लगा। पास आकर उसने निमिषा के आंसू पोंछते हुए कहा, बुद्धू कहीं की, इतने दिनों से ये बात समझ नहीं आई कि मेरी आंखों में क्या है, मेरे मन में क्या है। आई लव यू कहने से ही प्यार होता है क्या? प्यार तो मन की भावना है और मन की भावना आंखों में दिख जाती है। इसीलिए तो कहते हैं आंखें मन का आईना है। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बुद्धू हो। पता होता तो पहले ही कह देता, निमिषा आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी? निमिषा ने आंखों में आंसू लिए सूर्यांश का हाथ पकड़कर मुस्कुराकर कहा, ओ सूर्यांश, जाने से पहले तुमने बात कह दी, मुझे बचा लिया, वरना मैं मर जाती। रियली आई लव यू वेरी मच सूर्यांश। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अब तुम पर है कि तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो या मुर्दा। सूर्यांश ने निमिषा के होठों पर अंगुली रखकर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं करोगी तुम। घर लौटकर ही मैं मम्मी पापा से सारी बातें बताऊंगा और उनको लेकर तुम्हारे घर बात पक्की करने आऊंगा। मेरा पक्का वादा रहा। मम्मी पापा ने मना कर दिया तो क्या करोगे तुम? सवाल ही नहीं उठता। मम्मी पापा ने तो कह दिया, लौटते ही मेरा रिश्ता पक्का करेंगे, मेरी शादी करेंगे। उनको जब पता चलेगा कि बड़े बिजनेसमैन प्रकाश हीरानंदानी की बेटी से मुझे प्यार है तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो, मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा अवश्य ही। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वादा करके तोड़ देता हूँ। कहते-कहते सूर्यांश की आंखों में एक पल के लिए लेखा का चेहरा उभर आया। दूसरे ही पल उसने पलकें बंद करके उस तस्वीर को आंखों से ओझल कर दिया। दिल में एक हुक सी उठी, मगर सामने खड़ी निमिषा का चेहरा देखकर खुद को संभाल लिया। पहला 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 प्यार था जिसे भुलाना इतना आसान तो नहीं, मगर कोशिश जारी है। धीरे धीरे सब घाव समय भर देगा। एक मीठी सी स्माइल देकर, आंखों में खुशी के आंसू लेकर निमिषा ने केवल इतना कहा, सूर्यांश, मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। सूर्यांश ने निमिषा का हाथ पकड़कर कहा, तो चलो आज इसी खुशी में एक मॉल चलते हैं शॉपिंग के लिए। जाने के लिए बहुत समय नहीं बचा है। एग्जाम के बाद तो हमें निकल जाना है। जाने से पहले
अमेरिका के कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें लेकर जाएंगे। मुझे अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट करना है। तुम बताओ, तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है? मैं वही चीज़ तुम्हें शादी में गिफ्ट करना चाहता हूँ और अमेरिका से लेकर जाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जो पसंद है दे देना। मुझे जो भी दोगे मुझे पसंद होगी। मुझे भी घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ कुछ गिफ्ट खरीदना है। सारी शॉपिंग एक साथ तो नहीं हो सकती, धीरे धीरे करनी पड़ेगी। इसीलिए आज इसी खुशी में लेट्स गो फॉर शॉपिंग एंड डिनर। आज मैं कितनी खुश हूँ सूर्यांश, बता नहीं सकती। सूर्यांश की आंखों में देखकर निमिषा ने कहा, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे से खुशी झलक रही है। मुझे पता है तुम कितनी खुश हो। सूर्यांश में मुस्कुराकर निमिषा की आंखों की गहराई में खो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे और आंखों की भाषा समझते रहे। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकदम से कदम मिलाकर आगे की ओर चल पड़े। आज टूटे हुए दिल को जीने का सहारा मिला, उसके जख्मों का प्यार का मरहम लगा। उम्मीद है अब घाव भर जाएगा। शायद समय भी यही चाहता है और यही डेस्टिनी है। डेस्टिनी के विरुद्ध जब भी कोई काम इंसान करने लगता है तो बीच में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए शायद लेखा और सूर्यांश का संबंध भी जुड़ नहीं पाया। दोनों की किस्मत का फैसला तो अमेरिका जाकर होने वाला था। इसीलिए डेस्टिनी ने दोनों को उस ओर खींचा। जो भी हो, दोनों को अपने जख्म भरने के लिए वक्त ने साथ दिया। धीरे धीरे दोनों संभलने लगे। दोनों अतीत की काली स्मृति पर वर्तमान की सुखद रोशनी फैलाने की कोशिश करने लगे। यही दोनों की नियति है और यही दोनों की जिंदगी। हम साधारण इंसान को भविष्य की कोई बातें पता नहीं होती, इसीलिए वर्तमान की एक दुखद घटना को लेकर ये तय कर लेते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता। सूर्यांश और लेखा के जीवन को लेकर भी हमने यही सोचा। हमें ये पता नहीं था कि हो सकता है इनके भविष्य में कुछ और लिखा है जो इनके लिए बिल्कुल सही और सुखद होगा। केवल एक दुखद घटना घट जाने पर जिंदगी रुकती नहीं, नहीं उसके इर्द गिर्द हमें घूमना रहना चाहिए। जिंदगी में सदैव सकारात्मक सोचकर आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और वही लेखा ने किया। इसीलिए तो लेखा औरों से अलग है। सूर्यांश भी लेखा से कुछ सीखा और भी पॉजिटिव की सोच रखकर हिम्मत से आगे चल पड़ा। अब उसे लेखा से कोई शिकायत नहीं रही क्योंकि वो भी डेस्टिनी पर विश्वास करता है। ईश्वर करे दोनों को जीवन के नए सफर में सुखद एहसास हो, सफर खुशी से कट जाए। देखते हैं चार पंछी 4 दिन के लेके चले हैं कहाँ। लेखा और शंकर दोनों सुबह 8 बजे लेक जॉर्ज की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़े। मन में एक उमंग और खुशी का खजाना लेकर। शहर से निकलकर कार अब न्यूयॉर्क सिटी और अल्बनी के बीच के हाईवे पर तेज रफ्तार से भागने लगी। चौड़ी चौड़ी सड़कें और दोनों ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ऊंचे घने वृक्षों की हरियाली को देखकर लेखा बहुत ही आश्चर्यचकित भाव लेकर दोनों की ओर नजरें दौड़ाने लगी। समर के महीने में फूल भी रंग बिरंगे खिलते हैं। उन फूलों का नजारा भी कश्मीर के फूलों भरी वादियों से कम नहीं। लेखा इतनी खुश और उत्साहित है, देखकर शंकर को भी बहुत आनंद आ रहा है। कुछ दूर जाकर जब सेब के बगीचे में सेब से लदे हुए पेड़ देखे तो लेखा तो चौंक पड़ी। शंकर, शंकर, क्या हम इस बगीचे के पास रुककर थोड़ा सा बगीचे में घूम नहीं सकते? हाईवे का ये नियम है कि कहीं पर भी कार नहीं रोक सकते। रुकने की जो जगह निर्धारित की गई है केवल वहीं रुक सकते हैं। वैसे भी इस बगीचे में हम नहीं जा सकते, इसके लिए हमें अलग से आना पड़ेगा। उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें किसी और दिन खूबसूरत सेब के बगीचे में ले जाऊंगा, तब तुम खूब से तोड़ना और खाना। शंकर की बात सुनकर लेखा के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने मायूसी से कहा, अरे सारा मजा किरकिरा कर दिया। मैंने तो सोचा था इस बगीचे में जाकर सेब के पेड़ पर चढ़ जाऊंगी और खूब सेब तोड़ूंगी। लेखा के बचपना देखकर शंकर ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी से उदास होने से काम नहीं चलेगा। लेखा, कहा ना कभी सेब के बगीचे में ले जाऊंगा, तब तोड़ना खूब सेब। अभी तो ड्राइविंग का मजा लो, हाईवे की खूबसूरती को देखो। उदास होकर बैठ जाओगी तो सब मिस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेट्स गो। शंकर की ओर देखकर लेखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो लगातार तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। तुम डर मत जाना। तुम्हें वो गाना याद है ना, एक रास्ता जिंदगी, जो रुक गए तो कुछ नहीं। हाँ याद है, कभी नाना के साथ टीवी में मूवी देखी थी। पुराना मूवी है काला पत्थर। उसमें शशि कपूर बाइक चलाते हुए गाना गाता है। कुछ खूबसूरत लड़कियां सड़क के किनारे नाचती है, गाती है। ऐसा असल जिंदगी में कभी होता है क्या? अभी तो हमें कोई लड़की नाचते हुए गाते हुए नहीं दिख रही है। फिल्म में भी कुछ भी दिखाता है डायरेक्टर। फिल्म तो फिल्म है, असल जिंदगी है। दोनों को कंपेयर क्यों करती हो? मुझे तो केवल वो गाना पसंद है क्योंकि ये जिंदगी भी तो एक लंबे रास्ते की तरह है। चलते रहे तो जीवन है और रुक गए तो मौत।
शंकर के मुंह से मौत शब्द सुनकर लेखा ने उसके होठों पर अंगुली रख दी। चुप, गाड़ी चलाते हुए मौत की बात मत करिए। अचानक लेखा के हाथों का स्पर्श पाकर शंकर का रोम रोम सिहर उठा। आज पहली बार लेखा ने शंकर को छुआ। इस छुअन में बहुत अपनापन है, ये आज उसे एहसास हुआ है। उसने एक हाथ से लेखा की अंगुली पकड़कर ड्राइव करने लगा। बहुत देर ऐसे ही ड्राइव करता रहा। लेखा भी शंकर का स्पर्श पाकर कुछ देर के लिए खामोश सी उसी छुअन को महसूस करने लगी। अचानक लेखा को याद आया कि दोनों एक दूसरे की अंगुली पकड़े हुए हैं, तो उसने अंगुली छुड़ाकर एक हाथ खींच लिया और शंकर की ओर देखकर धीरे से कहा, एक हाथ से ड्राइव मत करिए। इतनी देर बाद शंकर को भी एहसास हुआ कि लेखा की अंगुली पकड़कर वो एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। उसने लेखा की बात को सुनकर हंसते हुए कहा, डरो मत, एक हाथ से ड्राइव करने की आदत है मुझे। फिर भी इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चल रही है, एक हाथ से ड्राइव करना ठीक नहीं है। ओके, मैं दो हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, अब तो खुश होना। लेखा ने कुछ नहीं कहा, केवल हाँ में सिर हिला दिया। शंकर जोर जोर से हंस पड़ा। केवल सिर हिला रही हो, गूंगी हो गई हो क्या? हाँ, आपने मुझे गूंगी बना दिया। मैं गूंगी बना दिया? वो कैसे? अभी अभी जो भी किया उससे। शंकर फिर जोर से हंस पड़ा। ओ, मैंने तुम्हारी अंगुली पकड़ ली थी इसीलिए, लेकिन तुमने तो मेरे होठों पर अंगुली रख दी थी। मुझे बात करने के लिए अंगुली हटाना तो पड़ेगा ही ना। अंगुली हटाने के लिए अंगुली पकड़ना पड़ता है क्या? अंगुली पकड़कर ड्राइव करना पड़ता है क्या? जैसे ही तुम्हारी अंगुली पकड़ी हो मुझे तो होश ही नहीं रहा। मैं ड्राइव करता गया, बड़ा आनंद आ रहा था। तुमने डिस्टर्ब कर दिया अंगुली छोड़कर। तो क्या अंगुली पकड़कर पूरी ड्राइव कर लेते? बिल्कुल, जॉर्ज लेक तक। हाँ, कर लेता, इसमें क्या बड़ी बात है। बल्कि मुझे तो ड्राइव करने में और ज़्यादा आनंद आता। क्या इस अंगुली में जो इतना आनंद आता? लेखा ने जानबूझकर सवाल किया ताकि शंकर के मुँह से सच्ची बातें सुनने को मिले। केवल महसूस किया जा सकता है, वो बातें बताई नहीं जा सकती। शंकर ने मुस्कुराकर लेखा की आंखों में आंखें डाल दी तो लेखा ने हड़बड़ाकर आंखें नीचे कर ली। फिर दोनों के बीच में कुछ देर खामोशी छाई रही। शायद दोनों एक दूसरे की छुअन को महसूस कर रहे थे। बड़े बड़े घने पेड़ों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच बसा विशाल लेक जॉर्ज, चारों ओर बड़े बड़े होटल्स, रिजॉर्ट से घिरा हुआ है। लेक का पानी इतना साफ है कि नीला आसमान उसमें समा गया। पानी बिल्कुल नीला दिखाई देता है। लेक की इतनी खूबसूरती को देखकर लेखा की नज़र एक जगह ठहर ही नहीं रही। अत्यधिक आनंद से विभोर होकर लेखा इधर उधर नजरें दौड़ा रही है और खूबसूरती को आंखों के रास्ते मन में भरने की कोशिश कर रही है। लेखा को आश्चर्यचकित देखकर शंकर ने पूछा, कैसा लगा लेक? इट्स अमेजिंग, लाइक हेवन। कौन कहता है कि धरती पर स्वर्ग नहीं है? मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा खूबसूरत स्वर्ग होगा। स्वर्ग तो केवल एक कल्पना है, हम तो रियल स्वर्ग को धरती पर देख रहे हैं। इस लेक के बारे में मुझे कुछ जानकारी देते तो अच्छा होता शंकर, फिर इंडिया जाकर मैं सबको इसके बारे में बता सकती हूँ। गूगल बाबा से सारी जानकारी मिल जाएगी लेखा, फिर भी आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ। ओके, फिर सुनो, जितना मुझे जानती हो जानकारी मैं बताता हूँ। यह लेक हडसन एंड सेंट लॉरेंस रिवर के बीच में बसा हुआ है। लेक जॉर्ज को क्वीन ऑफ अमेरिकन लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस लेक की लंबाई 51.8 किलोमीटर और चौड़ाई 3.2 किलोमीटर है। इसकी गहराई 60 मीटर है। ये लेक ब्लैक माउंटेन और एलिफेंट माउंटेन से घिरा हुआ है। कहा जाता है भूकंप के कारण ये लेक बना है। लेक का पानी इतना प्योर है कि मिनरल वाटर के समान है। वाओ, इतना बड़ा लेक! इसका इतिहास तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब बताओ, तुम्हें बोटिंग करना है, क्रूज पर जाना है या फिर पैरासेलिंग करना है? पहले मुझे आपके साथ बोटिंग करनी है, उसके बाद पैरासेलिंग का मजा लेना है। इट्स वेरी एडवेंचर्स। आज क्रूज रहने देते हैं। यस, इट्स रियली एडवेंचर्स। तो चले, पहले बोटिंग के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा पानी में? लेक काफ़ी गहरा है। गहराई से तो मुझे डर लगता है, मगर आप साथ हैं तो डर कैसा? डर लगेगा तो आपको कसकर पकड़ लूंगी ताकि पानी में न गिर जाऊं। गिरेंगे तो दोनों साथ गिरेंगे। आपको तैरना आता है ना? लेखा के होठों पर हंसी मगर आंखों में डर समाया हुआ है। लेखा की बात सुनकर शंकर प्यार भरी नजर से लेखा की ओर देखने लगा और सोचने लगा, कितनी मासूम है, कितनी आसानी से कह दिया कि डर लगा तो आपको कसकर पकड़ लूंगी। गिरेंगे तो दोनों मिलकर गिरेंगे। तुम सचमुच बहुत भोली हो लेखा। तुमने सोचा ही नहीं कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी यही मासूमियत तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देती है, तभी तो मैं दिल हार बैठा। प्रोफेसर शंकर, यहाँ पर भी आप लेक्चर के बारे में सोच रहे हैं क्या? मेरी बातों का जवाब ही नहीं दिया। लेखा की बात सुनकर शंकर जैसे नींद से जाग उठा। नहीं नहीं, मैं कुछ और ही सोच रहा था। मुझे तो तैरना नहीं आता, इसीलिए मैं सोच रहा था दोनों मिलकर गिर जाएंगे तो दोनों ही पानी में समझ जाएंगे।
शंकर को मजाक सूझा, इसीलिए उसने लेखा को झूठ बोलकर और डराया। फिर तो मैं वोटिंग के लिए नहीं जा रही, रहने दीजिए वोटिंग, हम लोग क्रूज पर चलते हैं। लेखा सचमुच डर गई। देखकर शंकर ने बात संभाली, नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। बोट चलाने वाला हमें संभाल लेगा। ये लोग बड़े उस्ताद होते हैं। फिर भी मुझे डर लगा तो मैं आपको पकड़ लूंगी, परमिशन है ना? लेखा की बात पर शंकर फिर हंस पड़ा। है परमिशन, बिल्कुल परमिशन है। जब डर जाओगी तो मुझे पकड़ लेना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं तो नहीं नहीं, रहने दो, अभी इतना ही काफी है। शंकर के मुंह से बात निकलने ही वाली थी, मैं तो जिंदगी भर तुम्हें संभालने के लिए तैयार हूँ, पता नहीं तुम तैयार हो कि नहीं। कहते कहते वो रुक गया। मैं तो आप कहते कहते रुक गई, क्या कहने जा रहे थे? कुछ नहीं, अभी रहने दो, बाद में बताएंगे। अभी चलो हम वोटिंग के लिए चलते हैं। शंकर ने बात टालने के लिए जल्दबाजी की। अच्छा ठीक है, चलिए। बोट धीरे धीरे से स्टार्ट हुई, मगर धीरे धीरे रफ्तार बढ़ गई। चारों ओर अथाह नीला पानी और खूबसूरत तरह से स्वर्ग की अनुभूति जिसे मन में महसूस कर रही थी लेखा, क्योंकि वो पहली बार इस लेक पर आई और वो भी शंकर के साथ। इधर बोट तेज रफ्तार से भाग रही थी, कहीं कहीं क्रुश भी तेज रफ्तार से पानी पर तैरती नजर आई। लेखा और शंकर की बोट तेज रफ्तार से भाग रही थी। अचानक सामने से एक बोट आती हुई दिखाई दी। लेखा को लगा अभी बोट आपस में टकराने वाली है। उसने एकदम से शंकर को कहकर चिल्ला पड़ी, उससे लिपट कर आंखें बंद कर ली। सब कुछ अचानक हुआ तो शंकर भी थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गया। लेखा को कसकर पकड़े ही नहीं, कुछ देर शंकर हिचकिचाहट में था, मगर लेखा ने उसे और जोर से कसकर पकड़ लिया तो उसने भी लेखा की पीठ पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लिया। शंकर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसे खुद स्पष्ट सुनाई दे रहा था। शंकर के दिल की धड़कन लेखा को भी सुनाई दे रही थी। दिल की धड़कन क्या कर रही, इसे समझने में लेखा को जरा भी देर नहीं लगी, क्योंकि कभी ना कभी तो प्यार के इस रास्ते से लेखा गुजर ही चुकी है। वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं। कुछ देर तक शंकर को कुछ समझ नहीं आया। चुपचाप वो लेखा के स्पर्श को महसूस करता रहा। धीरे धीरे लेखा की दिल की धड़कन भी उसे सुनाई देने लगी, जो शायद कह रही थी, मुझे अपनी बाहों में यूं ही रहने दो शंकर, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे तुम्हारे प्यार के सहारे की जरूरत है। शंकर का रोम रोम सिहर उठा। वो और अधिक देर तक इस अवस्था में नहीं रह पाया। उसने लेखा को धीरे से पुकारा, लेखा, लेखा उठो, देखो, आंखें खोलो, बोट निकल गई, हम लोग नहीं टकराए, तुम बेकार में डर गई, मैंने कहा था ना, बोट चलाने वाले बहुत ट्रेंड होते हैं, इन लोगों में कोई भी एक्सीडेंट नहीं होने देता, डरने की जरूरत नहीं, हम लोग किनारे के पास आ गए हैं। इतनी देर के बाद लेखा ने आंखें खोली तो देखा वो शंकर के सीने से लगी हुई है। हड़बड़ाकर उसने खुद को अलग किया। जैसे ही शंकर ने उसकी आंखें मिली, वो शर्म से अपनी आंखें झुक गई। आंखें झुकाकर ही उसने कहा, सचमुच हम तो किनारे के पास ही है, थैंक गॉड कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल डर गई थी। शंकर ने प्यार से लेखा को देखते हुए कहा, मैं तो था ना साथ में, फिर डर किस बात का, इतना डरोगी तो पैरासीलिंग कैसे करोगी, आप साथ में हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे पता आप सब संभाल लेंगे, मैं कोई ही मैन हूँ क्या जो सब संभाल लूँगा। मुझे नहीं पता आप हैं कि नहीं, मगर मेरी ज़िंदगी में तो आप ही मैन की तरह एंटर हुए हैं। अमेरिका में आते ही अचानक आप मिल गए और क्या, सेंटेंस कंप्लीट करो। नहीं है तो बन जाइए मेरे लिए प्लीज। लेखा ने अपनी बात घुमा दी। शंकर की आंखों में देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी तो शंकर ने भी प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेर दी और कहा, आप रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मुझे बनना ही पड़ेगा ही मैन, नहीं तो मैं अपनी लेखा को कैसे संभालूंगा। शंकर की बात सुनकर लेखा के होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। मन ही मन सोचने लगी, अपनी लेखा, इसका मतलब शंकर मुझे पसंद करते हैं, देखते हैं मेरे बारे में सब कुछ जानकर भी मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। क्या हुआ लेखा, फिर किस सोच में डूबी हुई हो? हम किनारे पर आ गए, चलो। शंकर ने अपना हाथ बढ़ा दिया तो लेखा ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। शंकर ने इशारा देकर उसे बोट से नीचे उतारा और हाथ पकड़कर उधर ही चल पड़ा जहां उन लोगों को पैरासेलिंग के लिए तैयार होना है। आज दो टूटे हुए दिल को एक दूसरे का सहारा मिला तो दोनों ही अतीत की अंधेरी राह से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ चले, जिंदगी के मजे और खुशियां बटोरने के लिए। दोनों इतने उत्सुक है कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ एक और एडवेंचर का अनुभव लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।